हेलो एवरीबॉडी, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 1 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर के बीच में जो भी करंट अफेयर की न्यूज़ आई हैं और इसमें जो इम्पोर्टेंट घटनाएं घटी हैं इंटरनेशनल लेवल पर, इंडिया लेवल पर जितनी भी घटनाएं हैं उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। जैसे मेरे सामने आप बोर्ड में देख चुके हैं 1 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर के बीच में जो भी करंट अफेयर के पॉइंट बचे हुए हैं, बिकॉज वीकली आना चाहिए था बट इस टाइम क्या हुआ कि एक बीच में गैप आ गया, उसकी वजह से हमें 15 डेज़ का एक साथ में ये स्लॉट लेना पड़ रहा है। तो इसमें 1 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर के बीच में जो पहली घटना है, इसमें रामानुजन जो थे एक मैथमेटिशियन थे, उनके नाम पर 2005 से एक अवार्ड की शुरुआत होती है जिसको हम शास्त्रार्थ रामानुजन अवार्ड कहते हैं। 2015 से इसकी स्टार्टिंग हुई है। कैलिफोर्निया के एक मैथमेटिशियन हैं, उन्हें ये अवार्ड दिया गया है और ये 32 ईयर ओल्ड के पर्सन जो होते हैं, जो यंग एक मैथमेटिशियन होते हैं, उन्हें दिया जाता है। तो इनका नाम है रुक शियांग जांग के नाम से हैं, ये कैलिफोर्निया में है इस टाइम पर। उन्हें ये अवार्ड दिया गया है और एक मैथमेटिक्स के सेक्टर का अच्छा प्रेस्टीज अवार्ड है ये। इसके आगे नेक्स्ट जो न्यूज़ है अपनी कलक्कड़ मुदुनथुराई टाइगर रिजर्व है। कलक्कड़ मुदुनथुराई जो टाइगर रिजर्व है ये तमिलनाडु में है। 1988 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। ये 3 का कॉम्बिनेशन है। इसमें आपको एक तो मिलेगा कलक्कड़ और एक मिलेगा कन्याकुमारी, एक है मुदुनथुराई। 3 को मिक्सअप करके ये जो कलक्कड़ मुदुनथुराई टाइगर रिजर्व है ये चर्चा में बना हुआ है, बिकॉज यहाँ पर हाल ही में क्या है, कुछ एक्टिविटी ऐसी देखी गई हैं जिससे न्यूज़ में आया। हमारे लिए एक न्यूज़ बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि एक जनरल अवेयरनेस के लिए भी और जी के पर्पस के लिए भी। आपको अगर थोड़ा सा एक स्टैटिक जी के कवर करना है, जनरल स्टडी वाला पार्ट कवर करना है, तो आपको करंट से रिलेट करना पड़ेगा, तभी जाकर आप कंपटीशन में सक्सेसफुल हो पाएंगे, नहीं तो आपकी स्टैटिक जी के किसी काम की नहीं होती। नेक्स्ट इसमें न्यूज़ है जो सैला टनल है। सैला टनल देखिए, सैला एक पास है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। जैसे मैं आपको हिमालयन क्लासिफिकेशन कराता हूँ तो हिमालय के मेजर पासेज होते हैं, जैसे लद्दाख में आपको टंगलंगला है, खारदुंगला है, काराकोरम है, ये पासेज हैं जो लद्दाख के हैं। देन जम्मू कश्मीर में बुर्जिला है, बनिहाल है, देन आपके जौजिला पासेज है। देन हिमाचल प्रदेश में शिपकीला पास है, रोहतांगला है, बारालाचाला है। देन उत्तराखंड में आपको नीतीला मिलेगा, थागाला, मानाला, लिपुलेख हैं, ये पासेज मिलेंगे। सिक्किम में आपको नाथुला मिलेगा, जैलेपला मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश में योंगयोप है, बूमला है, देन शैला पास है। उसी शैला पास में शैला टनल बनाई जा रही है और ये 2 लेन टनल होगी। और ये जो अरुणाचल प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है, कामेंग डिस्ट्रिक्ट है, उसमें लोकेटेड है और इसकी शुरुआत 2019 में हुई थी और इस टाइम पर ये चर्चा में बना हुआ है। और ऑल वेदर जितने भी एक वेदर, चाहे आपके रेनी सीज़न है, समर सीज़न है या फिर आपके एक विंटर सीज़न है, सभी में फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगी ये जो टनल होगी। और आने वाले टाइम पर जो चाइना एक काउंटर करता है इंडिया को, उसके लिए भी हमारे लिए बहुत हेल्प करेगी, बिकॉज जो मैकमोहन लाइन है वो अरुणाचल प्रदेश में ही लोकेटेड है। उसके हिसाब से ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। प्लस अगर आप डिफेंस सेक्टर में जाना चाहते हैं या फिर किसी सर्विस में आप सर्विस देना चाहते हैं तो इंडिया की ज्योग्राफी है वो जानना बहुत ज़रूरी होता है। उसी पर्पज़ से ये आपको सैला टनल के बारे में पता होना चाहिए कि इंडिया के कौन से स्टेट में है। तो अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है ये। नेक्स्ट न्यूज़ है जो सी माउंट है। सी माउंट क्या होते हैं, ये जो ओशियन होते हैं, ओशियन के नीचे बड़े बड़े माउंट होते हैं, उनको सी माउंट कहा जाता है। तो अभी हाल ही में क्या है, कुछ पनडुब्बियाँ क्या है जो अंडमान सागर था उसके नीचे से जा रही थी, तो उसमें एक सी माउंट मिला है अंडमान सी में, चर्चा में बना हुआ है। और जितने भी ये अटलांटिक रिज होते हैं या फिर आपके माउंटेन एक सी माउंट होते हैं और ओशियनिक जो रिज होते हैं उसमें ये सी माउंट देखने को मिलते हैं। तो ये अंडमान सी में सी माउंट चर्चा में बना हुआ है और एक एक्टिव वॉल्केनो के रूप में भी इसे रिकॉर्ड किया गया है। नेक्स्ट है दामेत्रा जो पोर्ट है, और नेक्स्ट इसके साथ है वीओ चिदम्बरम पोर्ट है। एक तो इजिप्ट में, मिस्र में, और एक है तमिलनाडु में। चर्चा में क्यों है, ये ग्रीन अमोनिया जो है वहाँ से इजिप्ट से इंडिया इंपोर्ट किया गया है, तो उस पोर्ट से आया और इंडिया के चिदम्बरम पोर्ट पर इसको यहाँ पे उतारा गया है। तो दोनों पोर्ट चर्चा में बने हुए हैं
कि दामित्रा पोर्ट कहाँ पर है या फिर चिदम्बरम पोर्ट कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में चिदम्बरम है और इजिप्ट में दामित्रा पोर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अंकटाड, यूनाइटेड नेशन का कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड जो एग्रीमेंट डेवलपमेंट है, इसकी रिपोर्ट आती है और ये हर साल क्या करता है, ग्रीन एक ट्रेड पॉलिसी है, ग्रीन आपके एक जितने भी पॉलिसीज़ होती हैं ट्रेड को लेकर और उनके एंडेंजर्ड जो आपके एक फ्लोरा एंड फौना की स्पीसीज़ हैं उनको थोड़ा सा इंटरनेशनल लेवल पर हाईलाइट करता है। लीस्ट जो कंट्रीज़ होते हैं उनकी रिपोर्ट तैयार करना होता है। तो क्वेश्चन अपने पेपर में ये बन जाता है कि अंकटाड की रिपोर्ट कौन कौन सी होती हैं, तो यहाँ पर एक है लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ की रिपोर्ट, मतलब बहुत कम विकसित देश है उनकी रिपोर्ट जो तैयार करता है वो अंकटाड करता है। दैन इसके नेक्स्ट ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, मतलब व्यापार और विकास जो रिपोर्ट है ये भी अंकटाड ही रिलीज़ करता है। देन तीसरी रिपोर्ट है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, जो वैश्विक एक निवेश रिपोर्ट है, ये भी अंकटाड ही करता है। अंकटाड क्या है, यूएनओ की एक स्पेशलाइज एजेंसी है। यूएनओ क्या है, यूएनओ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको आप सब जानते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। इसका हेड ऑफिस न्यूयॉर्क में है। इसकी 6 ऑर्गन्स आते हैं जिसको हम यूएनओ के ऑर्गन्स कहते हैं, जिसमें जनरल असेंबली है, महासभा है, देन सेकंड सिक्योरिटी काउंसिल है जिसे सुरक्षा परिषद कहते हैं, तीसरा इकोनॉमिक सोशल काउंसिल है, देन सामाजिक आर्थिक परिषद है, चौथा सेक्रेटेरिएट है, सचिवालय है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ट्रस्टीशिप काउंसिल है, न्यास परिषद है। ये 6 ऑर्गन हैं। यूएनओ कोई मैं एक अलग से चैप्टर बनाऊंगा तो उसमें यूएनओ के बारे में बताऊंगा कि यूएनओ को इस्टेब्लिश करने के पीछे रीज़न क्या थे। यूएनओ ऐसा नहीं है कि एक साथ इस्टेब्लिश हो गया, क्योंकि यूएनओ की स्थापना अटलांटिक चार्टर, देन आपके सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस, देन तेहरान कॉन्फ्रेंस, वाशिंगटन कॉन्फ्रेंस, कई सारे उसमें कॉन्फ्रेंस जुड़े हुए हैं। फाइनली जो अक्टूबर 1945 में यूएनओ को फाउंड किया गया है उसके पीछे का आपको इतिहास जानना ज़रूरी है, तब आप जानेंगे कि यूएनओ की स्थापना क्यों की गई, बिकॉज लीग ऑफ नेशन क्यों फेल रहा। और जब यूएनओ इस्टेब्लिश हुआ तो उसी टाइम पर वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है ये भी इस्टेब्लिश किए गए, तो उनको आपके साथ में शेयर करूंगा। बस अभी यहाँ पर क्या अंकटाड ये चर्चा में बना हुआ है, इसकी रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत ज़रूरी जानना है। प्लस जैसे मैं लिंक करके समझाने का ट्राई करता हूँ तो उनको थोड़ा सा माइंड में फ्रेम करके लिंक किया करो, तभी आपको हेल्प मिलेगी स्टैटिक जीके और प्लस करंट अफेयर की। नेक्स्ट है जो सावरिया सेठ टेम्पल है, ये राजस्थान में है। यहाँ पर हाल ही में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना की है और ये लॉर्ड कृष्णा को डेडिकेटेड टेम्पल है। इसकी लोकेशन चित्तौड़ है जो राजस्थान में है। नेक्स्ट जो कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये बिहार में है और यहाँ पर हाल ही में क्या है, बटरफ्लाई की जो तितलियाँ हैं उनकी नई प्रजातियाँ देखी गई हैं, तो ये हाल ही में चर्चा में बना हुआ है। इसकी लोकेशन बिहार में है। देन बिहार में डॉल्फिन नेशनल पार्क भी मिलेगा, क्योंकि उसमें जो इंडिया के ब्लाइंड डॉल्फिन होते हैं वो रिसाइड करते हैं। नेक्स्ट है ऑकस। ऑकस क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ऑस्ट्रेलिया आता है, यूनाइटेड किंगडम आता है, यूएसए आता है। 2021 में बना था, जो इंडो पैसिफिक है या फिर पैसिफिक एक बेल्ट है, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया और यूएसए पैसिफिक ओशियन में ट्रेड को प्रमोट करने के लिए ऑकस ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया था 2021 में, और अभी ये चर्चा में बना हुआ है। तो इसकी फुल फॉर्म आ सकती है, जैसे लास्ट टाइम आपको मैंने बताया था I2U2, मतलब I से 2 कंट्री थे, इंडिया, इजराइल, और U2 मतलब U से 2 कंट्री थे, UAE और USA। ऐसे इनकी फुल फॉर्म आ जाती है, तो इनको आपको माइंड में बार बार मेमोराइज करना है, तब जाकर आपको ये थोड़ा बहुत करंट अफेयर है रिवाइज रह या फिर मेमोराइज रह पाएगा। नेक्स्ट है अभ्यास संप्रीति। तो ये स्टार्ट हुआ था 2009 में। इंडिया बांग्लादेश के बीच में हर साल बारी बारी से क्या है, ये अभ्यास संप्रीति एक एक्सरसाइज है जो होती रहती है और हाल ही में चर्चा में बनी हुई है। तो आ जाता है कि अभ्यास संप्रीति किन कंट्रीज़ के बीच में होता है। नेक्स्ट है मानस नेशनल पार्क, ये असम में है। देखिए असम में कई सारे नेशनल पार्क हैं, ये वन हॉर्न राइनो के लिए फेमस है। आप असम में काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में जानते हैं। असम के बॉर्डर पर ही अरुणाचल प्रदेश और असम के बॉर्डर पर आपको दिबांग आपको एक बायोस्फीयर रिजर्व मिलेगा, जो एक आरक्षित जैव मंडल होता है। दैन इंडिया में नेशनल पार्क 106 के अराउंड है,
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 567 के अराउंड है। तो ये अगर आपको नेशनल पार्क की लिस्ट जाननी है तो मैंने अपने चैनल पर ही एक वीडियो अपलोड किया है, उसमें मैंने ऑरली समझाने का ट्राई किया है एक नॉर्थ से साउथ के और स्टेट वाइज। तो उस वीडियो को जाकर विजिट कर लो, तो आपको वहाँ पर सारे नेशनल पार्क की एक माइंड में जो लिस्ट है वो याद हो जाएगी। नेशनल पार्क प्लस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज प्लस बायोस्फीयर। बायोस्फीयर इंटरनेशनल प्रोग्राम होते हैं क्योंकि इसका जो एरिया होता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक होता है। लाइक मन्नार बायोस्फीयर है तो वो तमिलनाडु से लेकर मन्नार तक, लेकिन उसका एरिया श्रीलंका तक है। तो बायोस्फीयर होते हैं इंटरनेशनल प्रोग्राम होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ये कार्यक्रम होते हैं। नेक्स्ट है राल मंडल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये मध्य प्रदेश में है और यहाँ पर क्या है नई प्रजातियाँ देखी गई हैं और ये चर्चा में बना हुआ है। जो राल मंडल एक वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये 1989 में क्रिएट हुआ था और मध्य प्रदेश में इसकी लोकेशन है। और भी आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज मिलेंगे, मध्य प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइगर स्टेट भी कहते हैं मध्य प्रदेश को। प्लस इसमें आप देखते हैं कि यहाँ पर पन्ना टाइगर रिजर्व है, कान्हा टाइगर रिजर्व है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है, पेंच टाइगर रिजर्व है। और यहाँ पर आपको बायोस्फीयर भी 2-3 मिलेंगे, जैसे अमरकंटक या चाणक्यमार्ग बायोस्फीयर है, पन्ना बायोस्फीयर है, देन यहाँ पर पचमढ़ी बायोस्फीयर है। 3 बायोस्फीयर है मध्य प्रदेश में। फॉरेस्ट में मध्य प्रदेश का पहला नंबर आता है, यानी जो इंडिया की फॉरेस्ट पॉलिसी है एवरी 2 ईयर में आती है, तो इंडिया में 33% पर फॉरेस्ट एरिया रिजर्व होना चाहिए। तो मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया में पहले नंबर पर आता है। तो ये एनवायरनमेंट क्या है, देखो लिंक करके जितना इसको आप पढ़ेंगे तो आपको उतनी हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट है जो कोलेरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये आंध्र प्रदेश में है। कोलेरू एक लेक है, कोलेरू लेक जो है ये आपको मिलेगी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर, बट मैक्सिमम एरिया इसका तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में आता है। तो इसको कोलेरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आंध्र प्रदेश में घोषित किया गया है। शेषाचलम मैंने आपको आंध्र प्रदेश में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ाया था, नागार्जुन एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आंध्र प्रदेश में पढ़ाया है। और ये आपको कोलेरू जो लेक है ये बिल्कुल बंगाल की खाड़ी के तट पे मिलेगी। यहीं पर इसके पश्चिम में आपको एर्रामलाई, नल्ला मलाई, देन पालकोंडा, वैलीकोंडा जैसी माउंटेन रेंज देखने को मिलेंगी। इसके नॉर्थ में आपको रॉयल सीमा मिलेगी जहाँ पर तेलंगाना प्लेटू फैला हुआ है। तो इनको अगर आपको माइंड में फ्रेम करना है तो आप मैपिंग करनी पड़ेगी आपको। एक एटलस ले लीजिए, जब मेरी क्लास सुना करो तो ध्यान से कंसंट्रेट करके सुना करो, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ों को क्या लिंक करता हूँ। उसमें क्या है आपको क्या है कनेक्शन बिठाना पड़ेगा। जैसे आप 10-15 दिन लगातार वीडियो को देखेंगे तो आप ट्रैक पे आ जाएंगे और आप समझने लग जाएंगे कि हाँ मैं किस आधार पर लिंक करने का आपको समझा रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर बोर्ड पे तुम्हारे सामने लिख कर बताऊँगा तो आप भी बोर हो जाएंगे। इसलिए मैंने जो थोड़ा तरीका अपनाया वो ओरली अपनाया है कि थोड़ा सा तुम्हें ये सुनने में आता रहे, ये देखने में आता रहे कि सामने टीचर है वो हमें बार बार अलर्ट कर रहा है। और एक तैयारी के लिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है, इसलिए आप हर चीज़ को क्या है रिवाइज़ किया करो। किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हैं तो उसमें रिवीजन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। कहते हैं कि रीड लेस प्रैक्टिस मोर, तो ये फॉर्मूला हमेशा आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगा, तो इसको आप फॉलो करते रहें। उसके आगे नेक्स्ट जो करंट में न्यूज़ है ये चंगथंग जो डैम है, अगर आपने थोड़ा सा न्यूज़ को सुना है या फिर आप इंटरेस्टेड हैं, बहुत सारी देखो न्यूज़ चैनल आते हैं, या फिर इंडिया में अगर मैं ऑफिशियली बात करूँ या पब्लिक एक चैनल की बात करूँ तो लोकसभा चैनल है, राज्यसभा चैनल है, इस पर क्या है ऑफिशियल न्यूज़ आती है। सांसद टीवी चैनल आता है, उसमें बताया गया कि जो एक तीस्ता रिवर है नॉर्थ सिक्किम से ओरिजिनेट होती है। तीस्ता रिवर एक एंटीसीडेंट रिवर का उदाहरण है। एंटीसीडेंट क्या होता है, हिंदी में इसको पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। पूर्ववर्ती नदी का मतलब ये होता है कि हिमालय के ओरिजिन होने से पहले तीस्ता रिवर, इंडस रिवर, ब्रह्मपुत्रा रिवर और सतलुज रिवर जैसी नदियाँ ओरिजिनेट हो चुकी थी। ये तिब्बत से आती हैं और सिक्किम से ओरिजिनेट होने के बाद में सिक्किम में एक डैम बना था इसके ऊपर, इसको चंगथंग या चुंगथंग डैम कहते हैं। और इसमें क्या हुआ, क्योंकि देखो जो अपने हिमालयन रीजन है उसमें 5 सेस्मिक जोन हैं, जिसमें वेरी हाई रिस्क डैमेज जोन में हिमालय लोकेटेड है। अब उसमें अगर थोड़ी बहुत भी वाइब्रेशन होती है तो वीक में तुम 3 टाइम्स 2 टाइम्स तो वाइब्रेशन देख ही लेते हो हिमालय पे। आए दिन न्यूज़पेपर में देखते हैं, आए दिन हम फील करते हैं कि यार पंखा हिल रहा है, देना वाइब्रेशन हो रहा है, अर्थक्वेक आ रहा है।
तो कहीं पर 3 पॉइंट समथिंग इंटेंसिटी का आता है, तो कहीं पर 5 पॉइंट समथिंग इंटेंसिटी का आता है। ये बात अलग है कि वो हमें थोड़ा इंजरी या फिर आपके ट्रेजेडी कम देकर जाता है, लेकिन अगर ज़्यादा इंटेंसिटी का आया तो अच्छा खासा ट्रेजेडी देकर जाएगा। तो ये जो चुंगथंग डैम है तीस्ता रिवर पर है सिक्किम में, और यहाँ पर क्या है, लैंडस्लाइड हुआ इसकी वजह से, बारिश की वजह से, और ये डैम टूट गया और इसमें 23 सोल्जर हैं, सिपाही थे, वो इसमें गायब हो गए। अभी तक उनकी डेथ बॉडी का भी अता पता नहीं है। जो तीस्ता रिवर है ये ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है, ये सिक्किम के नॉर्थ से ओरिजिनेट होती है और वेस्ट बंगाल में बहने के बाद ये बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा को ज्वाइन करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है तीस्ता, और तीस्ता इंडिया बांग्लादेश के बीच में डिस्प्यूट भी बना हुआ है, तो प्लीज़ आप थोड़े से इन पॉइंट्स को अपने नोटबुक में लिखते भी रहना। जो तीस्ता रिवर है इंडिया बांग्लादेश के बीच में डिस्प्यूटेड है, और उसी पर ये डैम बना हुआ है जो चंगथंग या चुंगथंग डैम है। नेक्स्ट है हक्की पिक्की ट्राइब। हक्की का मतलब होता है जो पत्तियां और उसके जला देती हैं, उनको इकट्ठा करती हैं। ये कर्नाटका की ट्राइब है। इनको अभी तक का मालिकाना हक, जमीन का मालिकाना हक नहीं मिला था, बट वहाँ के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की अप्रोच की वजह से इन्हें क्या ज़मीन का मालिकाना हक मिला है। तो ये ट्राइब वर्तमान में चर्चा में बनी हुई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला की जो ट्राइब्स होते हैं ये हमेशा पेपर में हाईलाइट रहते हैं। जितने भी द हिंदू के न्यूज़पेपर है या फिर आप टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं तो उसमें आपको इन ट्राइब्स के बारे में ज़रूर देखने को मिलेगा। अब देखो, अगर दैनिक जागरण आप पढ़ते हैं तो उसमें तो यही न्यूज़ आएंगे सारी के सारी, के ट्रक कार पे चढ़ा, कार ट्रक पे चढ़ गई, मोटरसाइकिल कार पे चढ़ गई, तो उसमें वही देखने को मिलेगा। तो प्रॉपर नॉलेज तो मिलेगी नहीं। तो इसलिए आपको अगर थोड़ा अच्छे लेवल की तैयारी करनी है, अच्छे लेवल की नॉलेज गेन करनी है, तो आपको अच्छे लेवल का कंटेंट भी ढूंढना पड़ेगा। तो मेरा सजेशन यही होगा कि आप वीकली यहाँ से अपडेट करते रहें। अगर आप रूटीन रोज़ाना पढ़ने के एक हैबिचुअल है तो द हिंदू या टाइम्स ऑफ इंडिया बेटर होगा। मेरे अकॉर्डिंग तो द हिंदू सबसे बेस्ट है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। बाकी वीकली मैं अपडेट कर देता हूँ, जितनी भी इसकी हिस्ट्री होती है, जितनी भी प्रेजेंट होता है उसे मैं समझाने का ट्राई करता हूँ, तो तुम्हारे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि इतना बताने के बावजूद भी आपको कोई इधर उधर से करंट अफेयर पढ़ने की ज़रूरत है। देन उसके आगे नेक्स्ट है हक्की पिक्की ट्राइब के आगे है जो बुरवेस्तनिक मिसाइल है। देखिए ये अभी ना कल परसों चर्चा में बनी हुई थी, क्योंकि ये जो 2018 से रसिया एक मिसाइल पे वर्क कर रहा था, और ये न्यूक्लियर जो आर्म्स होते हैं, न्यूक्लियर जो हथियार होते हैं, उन्हें लोड करके ले जाने में सक्षम है। और ऐसा कहते हैं कि इसी की अभी तक किसी ने एक लिमिट भी नहीं जज की है कि कितनी दूर तक ये आपके एक न्यूक्लियर हथियार को लेके जा सकती है। परमाणु हथियार को लेके जाने वाली क्षमता की मिसाइल है ये, और रसिया ने आर्कटिक क्षेत्र में इसका सफल टेस्ट भी किया है, और वहाँ के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने प्रूफ कर दिया कि हम उसके प्रति पहुँच चुके हैं। और दुनिया के देश जो रसिया से दुश्मनी लेना चाहते हैं या रसिया से जो चिढ़ते हैं, तो रसिया की ओर आंख उठाने से पहले 10 बार सोचेंगे। हमारे पास ऐसे ऐसे न्यूक्लियर वेपन्स हैं। लास्ट टाइम तो उसने बोला ही था कि अगर रसिया नहीं होगा इस प्लैनेट पर तो इस प्लैनेट की हमें कोई नीड नहीं है। ये व्लादिमीर पुतिन ने खुद स्टेटमेंट दिया था। तो आप समझ सकते हैं मिलिट्री का एक बंदा है तो अलग ही उसके एटीट्यूड होगा, अलग ही उसके थॉट होंगे, थॉट प्रोसेस होंगे। तो वो लिबरल पॉलिसी को फॉलो नहीं करता, एग्रेसिव मतलब पॉलिसी है। और देखिए दुनिया में क्या है, दो ही तरह के थॉट होते हैं, लिबरल होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, जिसको हम एक प्रकार से एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं और मॉडरेट कहते हैं। तो अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग में एक्सट्रीमिस्ट की अच्छी खासी एक आवभगत होती है, इज्जत होती है, रेस्पेक्ट होता है, और यूथ है उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। बट लास्ट में जो एक रिजल्ट निकल के आता, आउटपुट मिलता है और जीत होती है, वो लिबरल की होती है, मॉडरेट की होती है। आप इंडिया में देखो एक्सट्रीमिस्ट जो है बहुत अच्छे व्यक्ति थे, उन्होंने अच्छी लड़ाई लड़ी, उनके थॉट अच्छी जगह है, उनकी रिस्पेक्ट है, बट उनके शहीद होने के बाद में मॉडरेट ही आज़ादी का तिरंगा फहरा पाए, जबकि जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो ज़्यादा पहले ही अपने शहीद हो चुके थे। अब मॉडरेट क्या थे, मॉडरेट की ना एक हिस्ट्री में ट्रिपल पी चलता था। ट्रिपल पी मतलब फर्स्ट पी पिटीशन, मतलब वो क्या करेंगे, याचिका लिखेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट को, और ब्रिटिश गवर्नमेंट उनकी याचिका को फाड़ के फेंक देगी और उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगी। सेकंड पी फिर कहता है प्रे, प्रार्थना करेंगे जाकर हमें आज़ादी दे दो, हम अब अपने आप को स्वतंत्र करना चाहते हैं, हम इन एक्सप्लोटेशन से बहुत ज़्यादा एक परेशान हो चुके हैं, थप्पड़ मार के पीछे भगा देंगे, अभी तुम लायक नहीं बने हो कि हम तुम्हें इंडिपेंडेंट कर दें, इतनी ज़्यादा आपको फ्रीडम दे दें। तो जब इनका पिटीशन फेल हो गया, प्रे फेल हो गया, तो विद रेस्पेक्ट प्रोटेस्ट कर देंगे।
विद रेस्पेक्ट प्रोटेस्ट इन सेंस सिविल डिसोबीडेंट मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था, तो सिविल मीन्स विद ड्यू रेस्पेक्ट, जिसको हिंदी में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं। तो ये 1932-30 के अराउंड जो एक सिविल डिसोबीडेंट मूवमेंट स्टार्ट हुआ है, तो उसमें दिखाया गया है कि हम दुनिया को ये दिखाएंगे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट तानाशाही डिक्टेटरशिप कैसे अपनाती है, यहाँ की जो जनता है उसके ऊपर कैसे अत्याचार करती है, उसका कैसा एक्सप्लॉयटेशन करती है। हम अपने राइट्स के लिए लड़ते रहेंगे और ये अगर हमें पीटेंगे तो हम पीटेंगे, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। तो वही वाली कहानी है कि अगर कोई सीनियर आपको ऑर्डर देता है और वो गलत लग रहा है आपको, तो आप उसकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, तो आप बोलते हैं सॉरी सर, सॉरी आप उसकी अवज्ञा करते हैं और सर कहने से आप उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो उसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो ये PPP एक फॉर्मूला था मॉडरेट का, मॉडर्न हिस्ट्री में जो पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है जो ये इचमात्री रिवर है, इस पर ना अभी जो नेशनल वाटरवे 4 है ये डेवलप हुआ है। देखिए वाटरवे क्या होते हैं, जो जिसे हम वाटरवेज कह देते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं, इनलैंड वाटरवेज है और इंटरनेशनल वाटरवेज है। इनलैंड वाटरवेज को हम नेशनल वाटरवेज भी कहते हैं और इंटरनेशनल वाटरवेज को सी रूट भी कहते हैं। तो इंडियन टेरिटरी के अंदर बहुत सारे इनलैंड वाटरवेज हैं, जिसमें 111 प्लस है। तो नेशनल वाटरवे 4 जो है ये इचमाती रिवर है, इसमें डेवलप किया गया है और इंडिया बांग्लादेश के बीच में ये रिवर बॉर्डर क्रिएट करती है। जैसे 12th क्लास की NCERT में ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन एक चैप्टर है, उसमें इंडिया के जो वाटरवेज है 5 मेजर वाटरवेज को समझाया गया है। पहला जो नेशनल वाटरवे है वो हल्दिया से प्रयागराज तक जाता है, गंगा रिवर में लोकेटेड है, उसकी लेंथ 1620 किलोमीटर है और वो लॉन्गेस्ट इनलैंड वाटरवे है। दूसरा दिखाया है कि आपके सादिया से धुबरी तक जाता है, ये सादिया से धुबरी तक जो जाता है ये असम में है और ब्रह्मपुत्र रिवर में है, इसका विस्तार बांग्लादेश तक है। लेकिन हमें इनलैंड वाटरवेज पढ़ने हैं तो सादिया से धुबरी पढ़ लेंगे जो आपके ब्रह्मपुत्र रिवर में लोकेटेड है, 891 किलोमीटर इसकी लेंथ है। तीसरा मिलेगा आपको वेस्टर्न घाट में, जो वेस्ट कैनल में लोकेटेड है, कोट्टापुरम से कोल्लम तक जाता है और इसकी लंबाई 205 किलोमीटर है। चौथा जो इनलैंड वाटरवे है ये आपको ईस्ट कैनल में मिलेगा, ईस्टर्न घाट में, काकीनाडा से पुडुचेरी को कनेक्ट करता है और इसकी लंबाई 1050 किलोमीटर लेंथ है। देन पांचवा जो इनलैंड वाटरवे है वो आपको धर्मा से लेकर कटक या तालचर तक मिलेगा, जो उड़ीसा में है, ब्राह्मणी और मैतई जैसी रिवर में लोकेटेड है। तो ये मेजर 5 इनलैंड वाटरवेज है, उसमें एक ये नेशनल वाटरवे 4 चर्चा में बना हुआ है, जो इचमाती रिवर में डेवलप किया गया है, इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर क्रिएट करती है और एक ब्रह्मपुत्र की ये ट्रिब्यूटरी कहलाएगी, क्योंकि इनडायरेक्टली जाकर ब्रह्मपुत्र को जाकर ज्वाइन करती है इचमाती रिवर। नेक्स्ट होगा जो पूसा 44 है, ये क्या एक चावल की वैरायटी है। पंजाब सरकार ने कहा है कि इसकी वजह से साइड इफेक्ट है और इसी वजह से दिक्कतें बढ़ रही हैं, तो पंजाब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि पूसा 44 जो राइस की वैरायटी है इसको हम कम्प्लीटली बैन कर देंगे। इसकी शुरुआत 1993 में हुई थी और ये हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स है। याद करो, मैं आपको हरित क्रांति के बारे में बताता हूँ, तो हरित क्रांति में 3 बातों पर फोकस किया गया था, इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स और हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। तो इंसेक्टिसाइड क्या है, एक कीटनाशक दवाएं होती हैं जो किसानों को अपने खेतों में छिड़काव के लिए काम आती हैं। देन फर्टिलाइजर में उर्वरक आ जाते हैं, जैसे आप पोटास है, देन आपके नाइट्रोजन है, ये कंसीडर किए जाते हैं। और जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स है उन्हें हाइब्रिड बीज कहते हैं। 1966 से पहले क्या होता था, जो ट्रेडिशनल सीड थे, परंपरागत बीज थे, उनकी प्रोडक्टिविटी कम थी और उनकी जो एक तैयार होने की अवधि थी, मतलब फसल को तैयार होने की अवधि थी, वो 6 मंथ के अराउंड थी। बट जो हाइब्रिड बीज हैं ये 4 महीने में पककर तैयार हो जाते हैं, इनकी प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होती है, बट इनसे क्या है साइड इफेक्ट ज़्यादा होते हैं और ये दिक्कतें करते हैं, हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट होते हैं इसकी वजह से। तो इसलिए पंजाब सरकार ने क्या पूसा 44 को बैन करने का डिसीजन लिया है। और आपके लिए करंट अफेयर में बन जाता है पूसा 44 क्या है, राइस की वैरायटी है, वीट की वैरायटी है, मेज़ की वैरायटी है, तो राइस की वैरायटी है। नेक्स्ट है शेड्यूल 5। देखिए शेड्यूल 5 में क्या है, ये चर्चा में बना हुआ है क्योंकि इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर को और जो गवर्नर होता है और राष्ट्रपति होता है उसको पावर दी है सुप्रीम कोर्ट ने। मैं तुम्हें 12 शेड्यूल के बारे में एक ब्रीफ में बताने का ट्राई करता हूँ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंपाइल करता है 12 शेड्यूल को, जिसमें पहली शेड्यूल कहती है कि इसमें जो स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं उनके नाम आएंगे, और सेकंड में क्या है, जो प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, देन जितने ऑथ लेने वाले पद हैं उनके नाम आते हैं। देन
तीसरे शेड्यूल में क्या है, जो ऑथ प्रोविजन है, अफर्मेशन है, शपथ है, देन आपके प्रतिज्ञा है, ये तीसरे शेड्यूल में दी गई है। चौथे शेड्यूल में क्या है, जो राज्यसभा या फिर राज्यसभा है जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं, तो उसमें स्टेट के द्वारा जो सीटें अलॉट होंगी या एलोकेशन ऑफ सीट इन काउंसिल ऑफ स्टेट, तो राज्यसभा में किस राज्य से कितनी सीटें आएंगी ये 4 शेड्यूल डिसाइड करता है। तो जैसे इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, तो यूपी सबसे बड़ा है आबादी में, तो वहाँ से 31 सीटें अलॉट होती हैं काउंसिल ऑफ स्टेट में। लोकसभा में 80 सीटें अलॉट होती हैं, बट वो कहानी अलग है। यहाँ पे 4 शेड्यूल में सिर्फ ये बताया कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन जो विधानसभाओं के द्वारा या फिर राज्य के द्वारा वहाँ से अलॉट की जाती है। 5वीं शेड्यूल में 4 राज्य हैं, जिसमें आसाम है, मेघालय, त्रिपुरा है, मिजोरम है। यहाँ की जो ट्राइब है, इन्हें स्पेशली क्या है, इसमें ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल क्रिएट करने की पावर मिली हुई है। इसमें कोई आउटसाइडर जाकर इनके कल्चर से, इनके ट्रेडिशन से, इनके ऑक्यूपेशन से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। तो ये 4 राज्य हैं और बहुत बार पूछा जाता है। और अगर आपको थोड़ा सा याद हो, मणिपुर में जो क्राइसिस आया था, तो मैतेई जो ट्राइब है और वहाँ पे नागा जो ट्राइब है, और इनके बीच में जो क्लैश हुआ है वो 5th शेड्यूल को लेकर हुआ है। तो 5th शेड्यूल में असम है, मेघालय, त्रिपुरा है, मिजोरम है, और उनकी डिमांड यह है कि हमको एसटी के थ्रू 5th शेड्यूल में इंसर्ट कर लो। लद्दाख में डिमांड उठी है कुछ ट्राइब की कि 5th शेड्यूल में हमें ऐड कर लो। इससे प्रॉफिट ये होता है कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है, बहुत ही एक लीस्ट ये डेवलप ट्राइब होती है जिसको ऊपर लाया जाता है। तो 4 राज्य कुछ ज़्यादा ही आपके ट्राइबल ये थे, तो इसमें 4 राज्यों को रखा गया है। और आपको याद रखना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक सनसनी केस बना हुआ है, बहुत सेंसिटिव केस बना हुआ है। मणिपुर से लेकर लद्दाख में बहुत जगह आंदोलन हो चुके हैं कि इसमें इसको काउंट कर लिया जाए जो 5th शेड्यूल है 4 राज्यों में ट्राइबल एरियाज़ को। 6th शेड्यूल में क्या है, जो ट्राइबल एरियाज है 10 राज्यों की जो ट्राइब्स हैं उनको कंसीडर किया गया है, जो 6ठी अनुसूची है। और जो 7वीं अनुसूची है उसमें पावर्स के बारे में बताया गया कि आपके यूनियन लिस्ट में कितने पावर्स होंगे, यानी स्टेट लिस्ट में कितने पावर होंगे, कॉन्करेंट लिस्ट में कितने पावर होंगे। तो यूनियन लिस्ट में क्या 100 सब्जेक्ट आते हैं, देन जो स्टेट लिस्ट है उसमें 61 सब्जेक्ट आते हैं। पहले उसमें कभी 66 हुआ करते थे, अब 61 है। और जो कॉन्करेंट लिस्ट है इसमें 52 सब्जेक्ट है। तो उसमें जो 7th शेड्यूल है उसमें पावर्स के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, जो यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है, उसके बारे में बताया है। 8th शेड्यूल में शायद आप अवेयर हैं, उसमें आपको ऑफिशियल लैंग्वेज मिलेगी। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है, तो वो 8वीं अनुसूची है। 9th शेड्यूल पहले संविधान संशोधन के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट की गई थी, और इसमें लैंड रिफॉर्म को डिफाइन किया गया है कि कैसे कैसे एक लैंड को एक पूरी तरह से कंपाइल किया जाएगा, एक जो लैंड होल्डिंग है उसे कैसे कंसीडर किया जाएगा। क्योंकि इंडिया में भूदान आंदोलन चला था, और भूदान आंदोलन से क्या है, ग्रामदान आंदोलन भी चला, क्योंकि उसमें विलेज के विलेज डोनेट किए गए, दान में दिए गए। तो ये आंध्र प्रदेश से पोचमपल्ली से स्टार्ट हुआ था विनोबा भावे के द्वारा। तो ये 9th शेड्यूल कुछ उसी से जुड़ा हुआ है, लैंड रिफॉर्म से। चकबंदी शायद आपने सुना हो तो जो ज़मीनें हैं छोटे छोटे टुकड़ों में बटी होती है, उसको एक साथ एक लैंड होल्डिंग के लिए एक पूरा चक बनाया जाता है। तो वो चकबंदी के जो केसेस आते हैं सभी के आपके 9th शेड्यूल में दिए गए हैं। और 9th शेड्यूल में अब संशोधन करके कहा गया है कि उसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है, बट उससे पहले इसमें अमेंडमेंट भी नहीं हो सकता था। इतना टफेस्ट ये शेड्यूल बना था 9th जो शेड्यूल है, पहले संविधान संशोधन के द्वारा इंसर्ट हुआ था। 10th शेड्यूल में 1985 में आया ये, और इसमें डिफेक्शन एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में डिफाइन किया गया है। जो एक आया राम गया राम, मतलब कोई किसी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, तो उसमें कहते हैं कि जो अपना इलेक्शन कमीशन है उसकी एक रजिस्ट्रेशन या फिर मेंबरशिप होती है वो कैंसिल कर दी जाती है डिफेक्शन एंटी डिफेक्शन लॉ के थ्रू। देन 11वीं अनुसूची में ये आपको पंचायती राज के बारे में मिलेगा। पंचायती राज जो आर्टिकल 40 से लेकर उसके बाद में पार्ट 9 में आपके 243 से लेकर 243O तक डिफाइन है। तो मैं आपके लिए एक आर्टिकल्स की ना वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें आपको मेन आर्टिकल्स है और पूरे 22 भाग हैं, उनको मैं ऑरली आपके सामने डिफाइन करूंगा एक एक करके। उस वीडियो में मैं इतना ट्राई करूंगा कि आप पूरी तरह से पॉलिटी में से जितने भी फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं आप हैंडल कर सके। तो ये जो 11th शेड्यूल है इसमें पंचायती राज को डिफाइन किया गया है, और इसमें पंचायती राज के लिए जो 5 विषय हैं वो दे दिए गए हैं, और बाकी जो सब्जेक्ट है अभी पेंडिंग में है। और 12वीं अनुसूची में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बारे में बताया गया है, जो
एक नगर पालिकाएँ होती हैं, उसमें उन्हें 18 सब्जेक्ट दिए गए हैं, उनके पावर्स क्या हैं, उनके रोल्स क्या हैं, उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं, वो वर्क कैसे करेंगे, देन उनके पोजीशन क्या होंगे, ये सारी कहानी आपको 12वीं अनुसूची में मिलेंगे, जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या म्यूनसिपलिटीज़ के बारे में, नगर पालिकाओं के बारे में आता है। तो शेड्यूल 5 चर्चा में बना हुआ है और ये आपको पार्ट 10 आर्टिकल 244 244A, आर्टिकल 244A ये स्पेशली जो आपके एक शेड्यूल 5 है उसमें इनके बारे में 2 आर्टिकल जुड़े हुए हैं, 244 244A। तो इसमें आप अलर्ट रहें और ध्यान में रखें कि शेड्यूल 5 कितना इंपॉर्टेंट बन चुका है। नेक्स्ट है जो आयरन डोम है। आयरन डोम देखो, अभी मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने आयरन डोम के बारे में बताया था। इजराइल का डिफेंस सिस्टम है ये। अगर कोई कंट्री नेबरिंग कंट्री उसके टेरिटरी पर रॉकेट लॉन्च करता है, अटैक करता है, तो आयरन डोम का सायरन बजा देता है और अलर्ट कर देता है कि देखो रॉकेट अटैक हो रहे हैं, तो आप अलर्ट हो जाइए। लेकिन जो हमास ने इतने रॉकेट लॉन्च किए, आयरन डोम क्या था, वो सायरन बजा ही नहीं पाया, उसके बाद में उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग गया। तो ये चर्चा में बना हो कि आयरन डोम किसका एक डिफेंस सिस्टम है, इजराइल कंट्री का डिफेंस सिस्टम है ये। नेक्स्ट लास्ट है आज का, जो मुद्रा पोर्ट है, गुजरात में है और यहाँ पर क्या है, जो अडानी ग्रुप है उसके थ्रू बड़े पैमाने पर ये एक प्राइवेट सेक्टर का ये पोर्ट है और इसको लेकर न्यूज़पेपर में द हिंदू में ये आता रहता है कि इस पे भारत सरकार ने ये पॉलिसी लॉन्च की, इतना इस पे लागू किया टैक्स, इसके अडानी ग्रुप है और उसके ऊपर कांग्रेस, आप तो जानते हैं कि कांग्रेस ने कितने बड़े पैमाने पर अडानी को हाईलाइट किया। पार्लियामेंट में इंडिया जो कांग्रेस के राहुल गांधी, तो उन्होंने क्या आपके सीधा एक फ़ोटो तक दिखा दी थी कि मोदी और अडानी का क्या क्या आपके संबंध है, आपस में दोस्ताना है, मतलब अडानी का जो इन्वेस्टमेंट है वो मोदी का इन्वेस्टमेंट ही है। तो ये सारी बातें क्या है, एक ऐसे माने कि देखो सच्चाई तो ये, अपोजिशन का काम क्या होता है, ऑलवेज अपोज करना। चाहे कोई सी पार्टी हो, जब अपोजिशन में आती है तो सही को भी वो गलत साबित करने का ट्राई करती है, ये ही विपक्ष की भूमिका होती है। तो अपोजिशन पार्टी को ये नहीं कि वो गलत तरीके से कर रहे हैं, वो ऐसा कुछ भी नहीं है, उनका कार्य होता है अपोजिशन को ये विपक्ष में बैठना, विरोध करना हर चीज़ का। रूलिंग पार्टी का काम यह है कि उसको सही साबित करके लागू करवा देना, क्योंकि सदियों से चला रहा है, 1952 से जब जनरल इलेक्शन हुए और आज 2023 चल रहा है और आज तक आप देखते आ रहे हैं कि इंडिया में अपोजिशन ने प्रॉपर किसी भी पार्टी को रूल ना डेवलपमेंट करने दिया है, क्योंकि दिक्कतें चारों ओर से होती है, एक साइड से नहीं होती। नेक्स्ट है माउंट ब्लांक। माउंट ब्लांक एल्प्स माउंटेन पर लोकेटेड है। एल्प्स माउंटेन यूरोप में लोकेटेड है और ये नॉर्थ टू साउथ फैला हुआ है और माउंट ब्लांक फ्रांस की सबसे ऊंची चोटी है और ये एल्प्स माउंटेन की भी सबसे ऊंची चोटी बताई जाती है। इसकी ऊंचाई 4807 मीटर है और ये चर्चा इसलिए बना हुआ है क्योंकि हाल ही में रिसर्च में आया है कि इसकी हाइट कम होती जा रही है। मतलब जैसे हमारे अरावली हैं, अरावली क्या है, रेसिडुअल हिल्स हैं जिसे अवशिष्ट पर्वत श्रेणी कहते हैं। ये क्या है, समय के अनुसार प्री कैम्ब्रियन एरा में बने थे, कहते हैं हिमालय से भी ज़्यादा ऊंचे थे। समय के अनुसार इनमें वेदरिंग हुआ। वेदरिंग क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स, यानी चट्टान का टूटना फूटना ही ये वेदरिंग कहलाता है। तो वो वेदरिंग की वजह से क्या है, कहीं पर तो अरावली गायब हो चुके हैं, कहीं पर एग्जिस्ट करते हैं, उसी को कहते हैं अवशिष्ट पर्वत श्रेणी। तो अरावली एक रेसिडुअल है। ऐसे जो माउंट ब्लांक है उसकी हाइट कम होती जा रही है, तो रेसिडुअल कह सकते हैं आने वाले टाइम में, अभी तो नहीं बोलेंगे लेकिन आने वाले टाइम में रेसिडुअल माउंटेन ब्लांक को कहना कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि ये जो एल्प्स हैं ये ओल्ड फोल्डेड माउंटेन है, जबकि यंग फोल्डेड माउंटेन में आपको हिमालय मिलेंगे, ओल्ड फोल्डेड माउंटेन में आपको अरावली मिलेंगे, ओल्ड फोल्डेड माउंटेन में आपको एंडीज मिलेंगे, ओल्ड फोल्डेड माउंटेन में आपको रॉकी माउंटेन मिलेंगे। ये ओल्ड फोल्डेड माउंटेन है, तो इसलिए जो एल्प्स है उसकी ऊंचाई घट रही है। तो इसमें ये रिसर्च में आया तो माउंट ब्लांक चर्चा में बना हुआ है। और इसके थोड़ा सा अगर आप ईस्ट की ओर देखेंगे तो वहां पर स्विट्जरलैंड आ जाता है। स्विट्जरलैंड में मैटरहॉर्न पर्वत है जो एल्प्स माउंटेन पर ही लोकेटेड है। अभ्यास साइक्लोन है, गोवा में ये चल रहा है इस टाइम पर, क्योंकि आपदा जितना भी ट्रेजेडी या डिजास्टर मैनेजमेंट का जो एरिया होता है उसके थ्रू इसमें हेल्प की जा रही है। और ये भारतीय जो कोस्टल गार्ड के आपके अधिकारी होते हैं उसमें एक ये लंबे समय से मतलब ये ऑपरेशन चल रहा है, मतलब 2-3 दिन हो चुके हैं, तो रोज़ाना चर्चा में आ जाता है कि अभ्यास साइक्लोन कहाँ पर हो रहा है, तो गोवा के तट पर चल रहा है ये। नेवी के सोल्जर भी इसमें रोल प्ले कर रहे हैं। नेक्स्ट है माउंट जो कुन है। माउंट कुन जो है इसमें लैंडस्लाइड देखी गई है, लद्दाख में है, ये हिमालय पर आता है। हिमालय में भी लद्दाख का जो एरिया है वो ट्रांस हिमालय का पार्ट है, क्योंकि ट्रांस हिमालय में 3 माउंटेन रेंज आते हैं, काराकोरम है, लद्दाख है और जास्कर है।
उसी पर है माउंट कुन है जो लद्दाख में है। तो कई बार पूछ लिया जाता है, जैसे हमारे माइंड में अभी तक आपको शायद ना पता हो माउंट कुन कहाँ पर है, क्योंकि आप माउंट एवरेस्ट का नाम जानते हैं, कंचनजंगा का नाम जानते हैं, धौलागिरी का नाम जानते हैं, मकालू का नाम जानते हैं, अन्नपूर्णा का नाम जानते हैं, देन इंडिया में नंदा देवी है उसका नाम जानते हैं, गुरला मंधाता का नाम जानते हैं, नामचा बरुआ का नाम जानते होंगे, लेकिन आप माउंट कुन का नाम नहीं जानते होंगे। माउंट कुन लद्दाख में है, हाल ही में चर्चा में बना हुआ है और यहाँ पर लैंडस्लाइड देखी गई है। तो ये आज के जो करंट मतलब 1 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर के बीच में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपके साथ शेयर की है। इसको स्पीडोमीटर लगाकर या फिर आप धीरे धीरे मतलब नॉर्मल स्पीड में आप सुनकर अपने प्रॉपर नोट्स तैयार करो। और ये क्या है, आप ध्यान से वीडियो को कई बार देखा करो, जब जाकर आपको ये क्लियर होगा, क्योंकि मैं बहुत सारी बातों को लिंक कर देता हूँ और कुछ बच्चों को बाउंस भी कर सकता है। जब आप रेगुलर वीडियो को वॉच करेंगे तब जाकर आपको ये सारी बातें समझ में आएंगी। और मैं आपके लिए एक पॉलिटिकल साइंस और कंप्यूटर पर मैराथन लेकर आने वाला हूँ, उसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए और करंट अफेयर अपना पैरेलल चलता रहेगा। बाकी आज के लिए थैंक यू।